अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू WS स्टूडियो। आज की इस वीडियो में यूनिट नंबर 9 जो है ओ लेवल हिस्ट्री पेपर 1 पाकिस्तान स्टडीज़ का जो पेपर 1 हिस्ट्री है उसको हम कवर करेंगे। और पहले हम क्वेश्चन लिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं इस यूनिट के अंदर हमने करने होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डे ऑफ डिलीवरेंस को 1939। अच्छा, इसमें टाइमलाइन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, टाइमलाइन को ज़रूर आपने फॉलो करना है। देन उसके बाद आपने 1940 की तरफ जाना है, जो 1940 में है लाहौर रेजोल्यूशन। 1942 में इसमें क्रिप्स मिशन को देखेंगे। 1944 के अंदर गांधी जीना टॉक्स। 1945 में शिमला जो है उसकी कॉन्फ्रेंस, शिमला प्लान, ये वेबल प्लान जो था बेसिकली वो, इनको भी डिस्कस करेंगे। और फिर इलेक्शंस, 1945 के इलेक्शन। देन उसके बाद आपके पास 1946 के अंदर आएगा कैबिनेट मिशन प्लान। और 1947 जो है उसमें 3 जून प्लान। और साथ में कुछ 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो भी साथ करेंगे, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया और वेवल प्लान को जैसे मैंने बताया वो चीज़ आ गई। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं 3 जून प्लान के साथ साथ एक छोटी सी चीज़ और भी हमने करनी है, वो आएगा आपका इंडिपेंडेंस एक्ट। सो ये क्वेश्चन हैं जो आपको इस यूनिट के अंदर कवर करने हैं। अब 1 बाय 1 सबकी डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले आएंगे 1939 डे ऑफ डिलीवरेंस। 4 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका बैकग्राउंड क्या है कि एक तो आउटब्रेक हो चुकी थी वर्ल्ड वॉर 2, और उस वक्त का जो लॉर्ड है, लॉर्ड जो है उसने अनाउंस कर दिया है। और उस अनाउंसमेंट के अंदर ये हुआ कि इंडिया जो है इसको भी इंगेज किया गया इस वर्ल्ड वॉर के अंदर। जर्मनी के खिलाफ फाइट थी और उसमें इंडियन की इन्वॉल्वमेंट जो है वो शामिल हो गया। अच्छा, इसकी जो इन्वॉल्वमेंट थी इसमें कांग्रेस से कंसल्ट कोई नहीं किया गया। तो कांग्रेस के जो लोग हैं वो नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि अब तो हमारे 8 प्रोविंसेस के अंदर हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, तो हमसे कंसल्ट क्यों नहीं किया गया। सो जिसकी वजह से कांग्रेस ने डिसाइड किया टू रिज़ाइन। सो कांग्रेस का जो रिज़ाइन है 22 दिसंबर 1939 जो है, इस पर कांग्रेस रिज़ाइन कर देती है फ्रॉम ऑल द मिनिस्ट्रीज़। इसके ऊपर मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वो एक डे सेलिब्रेट करती है जिसका नाम रखती है डे ऑफ डिलीवरेंस, यानी यौम निजात, जान छुट्टी, रोला मुकिया आओ, मतलब इस तरह का डे जो है ये इसको सेलिब्रेट किया गया। और ये एक बहुत बड़ी उस वक्त की समझ लें एक डेवलपमेंट थी। लीग ने अपनी तरफ से कोशिश की कि उस पर ब्रिटेन के पास जाए और उसको जो है वो बताए कि आप हमारे साथ मिलके जो है सिस्टम चलाएं, लेकिन शट ऑफ कॉल मिल गई कांग्रेस की, सॉरी लीग को ब्रिटिश की तरफ से, क्योंकि ये बिल्कुल एक छोटी सी पार्टी और इस तरह का सेटअप जो है इस पे ब्रिटेन कभी भी ये वो नहीं डिसीजन लेता था। सो इसलिए डे ऑफ डिलीवरेंस जो है ये सेलिब्रेट किया गया। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1940 लाहौर रेजोल्यूशन, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए। लाहौर रेजोल्यूशन के मेन पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहली बात कि मुस्लिम्स जो थे इलाहाबाद एड्रेस के बाद इनका सेपरेट होमलैंड की डिमांड जो है ये बढ़ती चली जा रही थी। और मुस्लिम जो है इस चीज़ के ऊपर काफ़ी हद तक जो है अब कमिटेड थे कि अब सेपरेट होमलैंड जो है उसको हम फाइनलाइज करेंगे। तो अब ये एक आइडियल मौका था। एक तो कांग्रेस का जो रूल था, कांग्रेस का टायरनिकल रूल फ्रॉम 37 टू 39, ये रूल जो था इसने भी एक आई ओपनिंग था, इस रूल को हम कह सकते हैं। इसमें भी मुस्लिम जो उनको रियलाइज़ हो गया कि हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, हमने जो वोट दिया था कांग्रेस को वो वोट हमारा वेस्ट हुआ है। तो अब मुस्लिम जो है दे हैव डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज देयर फंक्शन। सो उन्होंने क्या किया, लाहौर के अंदर मिंटो पार्क में एक बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया और उस पर मिस्टर जिना जो है ये उसको लीड कर रहे थे। तो मौलवी फजल हक की तरफ से, जो उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे बंगाल के, उनकी तरफ से एक रेजोल्यूशन सामने लाया गया और इस रेजोल्यूशन को जो है एक्सेप्ट कर लिया गया, जिसके अंदर जो है डिमांड ये थी कि मुस्लिम जो है उनको एक सेपरेट होमलैंड जो है वो चाहिए। तो इसको जो उस वक्त की जो प्रेस थी, इंडियन प्रेस, कांग्रेस की जो प्रेस है, उसने जो है इस पे बड़ा टॉन्ट किया मुस्लिम्स को। लाहौर रेजोल्यूशन का नाम जो है वो उन्होंने बनाया पाकिस्तान रेजोल्यूशन। तो मुस्लिम लीग ने भी इसको फिर इस टॉन्ट को सीरियसली ले लिया और उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हमारा ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन है। सो ये था आपका जो है लाहौर रेजोल्यूशन 4 मार्क्स के पर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है, इस पे 7 का भी आ सकता है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। 7 का कर लेते हैं, उसमें 4 भी कवर हो जाएगा। वाई वॉज QIM क्विट इंडिया मूवमेंट अनसक्सेसफुल। तो उसकी रीज़न जो है वो 3 है। रीज़न नंबर 1 ये है कि जब ये अनाउंस हुआ तो उसकी जो मेन लीडरशिप थी, एक तो कांग्रेस को सबसे पहले ये डिक्लेयर कर दिया गया कि ये अनलॉफुल बॉडी है और उसकी लीडरशिप जो है उसको साथ में अरेस्ट कर दिया गया। नेहरू, गांधी बोथ वर अरेस्टेड अलॉन्ग विद द सपोर्टर्स। ये जब अरेस्ट थे
तो उनके अरेस्ट होने की वजह से लीडरशिप की वीकनेस थी, कोई प्रॉपर लीड करने वाला नहीं था, तो जिसकी वजह से जो है QIM फेल हो गई। सो ये पहला पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो उसमें मेजर पार्टीज जितनी भी उस वक्त की थी उन सब ने इसको जो है सपोर्ट कोई नहीं किया। एक तो कांग्रेस के अंदर से जो महासभा एक सेटअप बना हुआ था, उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया कि ये बिल्कुल जो है अनएथिकल है, अनलॉफुल है, लिहाजा QIM को सपोर्ट वो नहीं कर रहे थे। मुस्लिम लीग की तरफ से भी इसको कोई सपोर्ट नहीं मिली। मिस्टर जिन्ना ने भी कहा कि इसको, बल्कि मिस्टर जिन्ना ने तो उसको ब्लैकमेल कहा दिया कि जी ये ब्लैकमेल किया जा रहा है ब्रिटिश को। सो इसलिए QIM जो है इसको कहीं से भी सपोर्ट जो है वो नहीं मिली। तो तीसरी रीज़न जो है वो आपने बताना है एग्रेशंस ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश ने क्या किया, उसने एरियल बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी। थाउजेंड्स ऑफ सपोर्टर्स ऑफ QIM जो थे दे वर किल्ड। तो ये सारे वो पॉइंट्स थे जिसकी वजह से QIM जो है हम कहेंगे कि ये टोटली अनसक्सेसफुल थी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और वो है क्रिप्स मिशन। 4 मार्क्स के लिए भी 7 मार्क्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसके 3 पॉइंट्स दोनों में काम आएंगे। हम उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले 7 के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि क्यों जो क्रिप्स मिशन है ये अनसक्सेसफुल क्यों था, या इसका जो प्रपोजल था उसको फेल क्यों किया गया। तो मैं थोड़ी सी रीज़न बता दूं क्रिप्स मिशन आया क्यों। उसका बैकग्राउंड इस तरह का है कि एक तो आउटब्रेक हो चुकी है वर्ल्ड वॉर 2, और उस वर्ल्ड वॉर के अंदर ब्रिटिश को जो है एक फुली सपोर्ट चाहिए इंडिया की। तो उन्होंने क्या किया कि डिसाइड किया कि हम ऐसा करते हैं, क्रिप्स को भेजते हैं यहाँ, और ये जो है इन दोनों के एक तो सपोर्ट हमें इंडिया की मिल जाएगी कांग्रेस और लीग की तरफ से, और इनकी जो उस वक्त की जो मेन डिमांड्स हैं उनको सामने रखेंगे और कहेंगे कि हम आपको ये डिमांड्स जो है देने के लिए तैयार हैं। तो वो डिमांड्स क्या हैं, अब मैं वन बाय वन उनको डिस्कस करूंगा। यही 3 पॉइंट्स हैं जो उसके फेलियर की रीज़न भी बने हैं। पॉइंट नंबर 1, पहली जो आपने कहना प्रपोजल दिया गया क्रिप्स मिशन की तरफ से, वो ये था कि इंडियन जो है पूरे इंडिया को हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, और डोमिनियन स्टेटस जो है वो आफ्टर द वर्ल्ड जो वॉर हो रही है वॉर के बाद देंगे। ये पहला प्रपोजल था, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। नंबर 2 जो पॉइंट था जिसकी वजह से ये रिजेक्ट किया गया, उसकी बात ये थी कि इंडिविजुअल प्रोविंसेस जो हैं ये ऑप्ट आउट हो सकते हैं, आप नए प्रोविंस बना सकते हैं और इंडिया को एक फेडरेशन बना देंगे, लेकिन ये भी कब करेंगे आप, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, यानी वॉर ख़त्म होगी तो उसके बाद हम जो ये चीज़ें जो हैं ये आपकी मान लेंगे। और तीसरी रीज़न जो आपने बतानी है वो आपने ये कहना है, उन्होंने कहा कि जी जनरल इलेक्शंस होंगे, लेकिन जैसे ही वॉर ख़त्म होगी उसके बाद हम प्रोविंसेस के अंदर जनरल इलेक्शन करवा देंगे और फिर इंडिया को एक फेडरेशन बना देंगे। तो ये सारे प्रपोजल जो है ये सामने रखे गए, लेकिन इसको कांग्रेस और लीग दोनों की तरफ से जो है रिजेक्ट कर दिया गया। कांग्रेस की तरफ रिजेक्ट करने की सबसे बड़ी जो रीज़न थी वो ये थी, कांग्रेस कहती थी कि हमें इमीडिएट पावर ट्रांसफ़र कर देने चाहिए, लेकिन इसने कहा कि वॉर के बाद हम ऐसा करेंगे। और मुस्लिम लीग की रिजेक्शन की रीज़न जो थी वो ये थी कि इसमें कहीं भी क्लियर कट रेफरेंस टू पाकिस्तान नहीं था। सो लीग की तरफ से भी इस प्रपोजल जो है उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया गया। ये 42 की चीज़ जो है कवर हो गई है। अब हम आएंगे 1944 में गांधी जी ना टॉक्स। इसके ऊपर भी 4 के लिए आ सकता है, 7 के लिए आ सकता है, एंड कंबाइन क्वेश्चन जो टाइमलाइन के थ्रू आता है 14 मार्क्स का, उसमें भी आ सकता है। तो हम डिस्कस करते हैं कि गांधी जी ना टॉक्स फेल क्यों हुई, वाई वर गांधी जी ना टॉक्स फेल। तो इसमें हम थोड़ा सा मैं पहले आपको बैकग्राउंड बता दूं, फिर उसकी तरफ पॉइंट्स की तरफ आते हैं। अब गांधी डिसाइड ये करता है 17 जुलाई 1944, गांधी एक लेटर लिखते हैं। लेटर जाता है सीधा मिस्टर जिन्ना को, जिसमें ये विश, ये डिज़ायर जो है सामने आती है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। 2 दिन की कंसल्टेशन के बाद फिर ये जो मीटिंग है ये होती है मुंबई में मिस्टर जिन्ना के घर। मुंबई में ये मुलाकात हुई और 19 जुलाई से 24 जुलाई तक ये मीटिंग जो है ये कंटिन्यू रही, टॉक्स जो है ये कंटिन्यू रही। और इनका जो रिज़ल्ट था वो रिज़ल्ट जो है वो कहीं भी किसी एंगल से सक्सेसफुल नहीं था, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि गांधी जी ना टॉक्स जो थी वो अनसक्सेसफुल थी। क्यों अनसक्सेसफुल थी उसकी रीज़न की तरफ आते हैं। पॉइंट नंबर 1, गांधी ने इन टॉक्स के अंदर सबसे पहली बात ये कही कि उन्होंने कहा कि 2 नेशन थीरी जो है ये किसी भी एंगल से एक्सेप्टेबल नहीं है। पॉलिटिकल एक नेशन है, पॉलिटिकल इंडिया 1 नेशन है, सो देयर आर नो 2 नेशंस। तो इसलिए इस नेशन को जब 2 नेशन थीरी को रिजेक्ट किया गया तो मिस्टर जिन्ना कभी भी इस चीज़ के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। सो गांधी जिन्ना टॉक्स की फेलियर की रीज़न नंबर 1 आपने 2 नेशन थीरी को देना है। रीज़न नंबर 2 की तरफ आते हैं। रीज़न नंबर 2 आपने कहना है जनरल इंडिपेंडेंस। अब गांधी जो है वो ये कहते थे कि मैं यहाँ पे ना तो कोई कांग्रेस की तरफ से आया हूँ, ना मैं हिंदूज़ का रिप्रेजेंटेटिव बन के आया हूँ, मैं एक जनरल डिस्कशन के लिए आया हूँ और मैं आपको एक अश्योरिटी देता हूँ, और ये बात है कि हम मिल के जनरल इंडिपेंडेंस की एफर्ट करते हैं।
जब ब्रिटिश यहाँ से चला जाएगा तो उसके बाद हम खुद मुस्लिम जो मेजॉरिटी है, अगर इन्होंने ये कहा तो फिर उनके कहने के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, हम सेपरेट जो स्टेट की आप बात करते हैं उसकी तरफ हम सोचेंगे या उसको बना लेंगे। तो मिस्टर जिन्ना जो है वो उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा प्लान है और हो सकता है जब यहाँ से ब्रिटिश चला जाए तो उसके बाद तो कांग्रेस ने हमें कोई किसी तरह से लिफ्ट भी नहीं करानी, क्योंकि एक जो ऑलरेडी चीज़ हो चुकी थी वो कांग्रेस का टेक्निकल रूल था 37 to 39। तो इस चीज़ को जिन्होंने माइंड में रखा हुआ था, सो उस वजह से उन्होंने ये आइडिया, ये प्रपोजल जो है इसको रिजेक्ट कर दिया। बेसिक पर्पस जो गांधी का था वो ये था कि वो कन्विंस करना चाहते थे मिस्टर जिन्ना को कि पार्टीशन की बात ना करें, लेकिन मिस्टर जिन्ना जो है वो किसी भी तरह से कन्विंस नहीं हुए और उन्होंने ये कोई भी प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। और उनकी एंड बात यही थी कि विदाउट पाकिस्तान कोई टॉक जो है ये अब सक्सेसफुल नहीं हो सकती और अब तो पाकिस्तान जो है वो लाजमी बनेगा। सो इस वजह से ये जो गांधी जिन्ना टॉक्स जो हैं वो फेल हो गई। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ 44 के अंदर कवर होगा। देन उसके बाद आते हैं 1945 की तरफ। इसमें इस ईयर के अंदर दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दो टॉपिक्स हैं। एक तो लॉर्ड वेवल है जिसका शिमला कॉन्फ्रेंस और उसका वेवल प्लान है, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर आते हैं जनरल इलेक्शन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं वेवल प्लान को। वेवल प्लान की अगर हम बात करें तो मई 1945 में जो लॉर्ड वेवल हैं वो जाते हैं सीधा लंदन और इंग्लैंड में जाकर वो वहाँ पर फ्यूचर ऑफ इंडिया की डिस्कशन जो है उसको अटेंड करते हैं और वहाँ पर एक प्लान लेकर इंडिया में वापस आते हैं। जब वो यहाँ वापस आते हैं तो यहाँ आकर वो शिमला के अंदर दोनों पार्टीज़ जो हैं उनके सामने अपना प्लान डिस्कस करते हैं। वो प्लान क्या है, उसको मेन पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको 3 पॉइंट्स बता देता हूँ। तो ये 4 मार्क्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से आपने तैयार करना है। पहला प्लान ये है कि इंडिया के अंदर एक एग्जेक्टिव काउंसिल जो है उसको इस्टेब्लिश कर लिया जाता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है इसको चलाया जाएगा। एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी और वो इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो उस एक्ट के अकॉर्डिंग चलेगी जब तक कि नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेवलप नहीं हो सकता, नहीं हो पाता, तब तक जो है वो उसको इसी तरह से चलाया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 ये था कि ये जो एग्जेक्टिव काउंसिल की बात की गई इसके अंदर 10 मेंबर्स होंगे और वो मेंबर्स जो हैं उनकी डिवीजन होगी 50-50, यानी 5 मेंबर्स जो होंगे वो मुस्लिम्स होंगे एंड 5 जो मेंबर्स होंगे वो हिंदूज होंगे। और जो पॉइंट नंबर 3 था वो ये था इस प्लान के अकॉर्डिंग कि ये प्लान जो है ये कांग्रेस और लीग दोनों के सामने रखा गया और कांग्रेस और लीग अगर दोनों ने इसको एग्री किया तब इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी। अगर इसमें से किसी पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया तो ये प्लान जो है वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। सो ये प्लान था और इस प्लान को जो है कांग्रेस और लीग दोनों के सामने रखा गया, लेकिन दोनों ने ही इसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट क्यों किया, इसके ऊपर भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि वाई वॉज शिमला कॉन्फ्रेंस अनसक्सेसफुल। सो शिमला कॉन्फ्रेंस जो है ये अनसक्सेसफुल थी। क्यों अनसक्सेसफुल रही, इसका पॉइंट नंबर 1 जो था वो तो वही सीट्स थी। एग्जेक्टिव काउंसिल की जो बात की गई कि 5 मेंबर्स जो हैं वो मुस्लिम्स होंगे एंड 5 मेंबर्स जो हैं वो हिंदूज होंगे। तो इसके ऊपर अब मसला ये बना कि कांग्रेस जो है उसके अंदर अच्छा खासा नंबर जो था, इवन मुस्लिम लीग से भी ज़्यादा नंबर मुस्लिम्स का जो था वो कांग्रेस में था। कांग्रेस कहती थी कि वो जो 5 मुस्लिम मेंबर्स होंगे वो कांग्रेस डिसाइड करेगी। मुस्लिम लीग कहती थी कि वो मेंबर्स जो हैं 5 के 5 मेंबर्स वो मुस्लिम लीग डिसाइड करेगी, क्योंकि मुस्लिम लीग इज़ द सोल रिप्रेजेंटेटिव पार्टी ऑफ इंडिया ऑफ मुस्लिम्स जो हैं। तो अब इसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा डेडलॉक रहा और उसमें इस सारी बात के ऊपर जो है कोई किसी किस्म का जो है डेवलपमेंट नहीं हुई। 4 सीट्स जो है इनको एक्सेप्ट किया गया कांग्रेस की लीग की तरफ से और 1 सीट जो है ये लीग को नहीं दी गई, यानी आउट ऑफ 5 जो थी 4 सीट्स जो थी ये परमिशन लीग को मिली और 5th सीट जो है वो सीट जो है वो नहीं मिली और खिजर यार टिवाना जो थे उनको 5th सीट जो है वो दी गई मुस्लिम्स की तरफ से। तो ये पहली बात थी। दूसरे नंबर पे जो है इसके फेल होने की बात थी वो ये थी कि इसके अंदर भी क्लियर कट रेफरेंस टू पाकिस्तान नहीं था, तो मुस्लिम लीग ने इसको टोटली रिजेक्ट कर दिया। और तीसरी रीज़न जो है वो ये है कि ये प्लान बनाया इसी वजह से गया था कि लीग और कांग्रेस को सेम पेज पे लाया जाएगा, इनके दरमियान डिफरेंस जो है वो रिमूव किया जाएगा, इनका डेडलॉक ख़त्म किया जाएगा। लेकिन ये मिशन जो था ये अनसक्सेसफुल रहा। ये कॉन्फ्रेंस जो थी ये टोटली तौर पर अनसक्सेसफुल रही। कांग्रेस और लीग दोनों डेडलॉक जो है उनके दरमियान उसी तरह से रहा। 1945 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ के इलेक्शंस। एक सिग्निफिकेंट इलेक्शंस हैं जिसने एक डायरेक्शन सेट कर दी और उन इलेक्शंस का जो बैकग्राउंड है पहले उसको डिस्कस करते हैं एंड देन उसके बाद उसके रिजल्ट की तरफ आते हैं, फिर आते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। अगर हम इन इलेक्शन की बात करें तो उस इलेक्शन के अंदर एक तो सबसे पहली बात 45-46 में ये इलेक्शन हुए और इसमें लीग और कांग्रेस दोनों ने जो है
फुल कॉन्टेस्ट किया। अगर हम इसके रिज़ल्ट की बात करें तो इसके रिज़ल्ट के अंदर मुस्लिम लीग एक्सपीरियंस्ड एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी विक्ट्री, और जो स्पेशली मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ थे वहाँ पे तो उसने बड़ा लैंडस्लाइड विक्ट्री ली। किस तरह से ली आप बात कर लेते हैं सेंट्रल असम्बली की। अगर हम सेंट्रल असम्बली को देखें तो उसमें मुस्लिम लीग ने 30 मुस्लिम सीट्स जो थी ये विन की, और प्रॉमिस की बात करें तो उस प्रॉमिस के अंदर टोटल सीट्स थी 496, जिसके अंदर मुस्लिम लीग जो है उसने 446 सीट जो है ये जीत ली। बंगाल के अंदर भी उनकी विक्ट्री बहुत ज़बरदस्त थी, 119 सीट्स थी और उसके अंदर 113 सीट्स जो हैं ये मुस्लिम लीग ने जीत ली। अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के लिए भी ये रिज़ल्ट जो है वो बड़ा इंप्रेसिव था। कांग्रेस ने भी जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी सीट्स थी वो सारे के सारे जो हैं वो उन स्टेट्स में कांग्रेस ने विन किया। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इन इलेक्शंस का वो था NWFP। पठानों ने पता नहीं निस्वार ज़्यादा खा ली थी या क्या हुआ, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ और NWFP के अंदर जो रिज़ल्ट हुए उसके अंदर मुस्लिम लीग हार गई और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को डिफीट किया। टोटल सीट्स थी 36 और वहाँ पे जो मुस्लिम लीग है वो ओनली 17 सीट्स जो है वो जीत सकी। और वहाँ पे खान साहब जो थे, डॉक्टर खान साहब बहुत बड़ा नेम है, इन्होंने वहाँ पे मिनिस्ट्री जो है ये NWFP के अंदर बना ली। पंजाब के अंदर खिज़र हयात टिवाना उन्होंने मिनिस्ट्री बनाई कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस की टोटल सीट्स जो थी वो 930 सीट्स थी जो उसने विन की, और उसकी बेस पे 8 प्रोविंसेस जो हैं इसमें कांग्रेस ने अपना जो है वो प्रोविंसेस के अंदर यानी उसने मेजॉरिटी शो कर दी। अब हम आते हैं एग्ज़ाम क्वेश्चन की तरफ, और एग्ज़ाम क्वेश्चन ये है कि वाई मुस्लिम लीग वाज सो सक्सेसफुल इन 1945 इलेक्शन। तो उसकी सक्सेस स्टोरी में पॉइंट नंबर 1 आपने ये बताना है कि नो मुस्लिम लीग हैव प्रॉपर पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, यानी ऑब्जेक्टिव्स थे और ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियर थे। इफ़ यू वांट पाकिस्तान दैन वोट फॉर मुस्लिम लीग, इफ़ यू वांट यूनाइटेड इंडिया वोट फॉर कांग्रेस। तो ये बड़ा क्लियर मैसेज था और इस मैसेज ने बड़ा वर्क किया और उसकी वजह से मुस्लिम लीग जो है वो सीट्स जीत गई। पॉइंट नंबर 2 जिसकी वजह से मुस्लिम लीग जीती वो रीज़न ये थी कि अब जो पॉलिटिशियंस थे वो बड़े एक्सपीरियंस थे, प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो है उसको एग्जीक्यूट किया गया और वो जो इमेज प्रॉब्लम था वो भी काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो गया। तो ये जो रीज़न है ये आपने रीज़न नंबर 2 देनी है। अब हम आते हैं रीज़न नंबर 3 की तरफ। जो तीसरी रीज़न है उसमें कि किस तरह से ये सक्सेसफुल रहे, उसमें ये था कि अब एक तो बहुत अच्छी कंपेन की गई। पहले कंपेन बहुत बुरी थी और जो कॉर्नर मीटिंग्स थी वो नहीं हुई और जो स्मॉल पार्ट्स थे वहाँ पे जाकर जो है ये वोट नहीं मांगे गए। स्पेशली बड़े एरिया जो थे जैसे कि बंगाल और पंजाब है वहाँ पे फोकस किया गया, लेकिन अब छोटे यूनिट्स जो थे यहाँ पे भी जाके विज़िट किया गया और वहाँ पे जाके भी प्रॉपर लोगों से वोट मांगा गया, तो जिसकी वजह से लोगों ने जो है वो वोट दिया लीग को और ये बड़ी रीज़न थी मुस्लिम लीग की विक्ट्री की। सो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज़ कैबिनेट मिशन प्लान 1946 अनसक्सेसफुल के ऊपर क्वेश्चन इसका आ जाता है, यानी वाई कैबिनेट मिशन प्लान वाज अनसक्सेसफुल। 1946 है, इसके अगर हम पॉइंट्स की बात करें, की पॉइंट्स इसके अंदर ये है कि थोड़ा इसका पहले बैकग्राउंड जानते हैं फिर उसके बाद इसकी तरफ उसके मेन पॉइंट्स की तरफ आते हैं। शिमला के अंदर जो लीडर्स थे टॉप पार्टीज़ यानी कांग्रेस एंड लीग ये इनवाइटेड थी, कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें जो क्रिप्स है उसने प्रॉपर सपोर्ट किया कांग्रेस के इस आइडिया को कि इंडिया यूनाइटेड होना चाहिए, इसकी डिवीजन नहीं होनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू हैं, उसके बाद पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद और अब्दुल गफ़ार जैसे लोग जो थे ये कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसी तरह से लियाकत अली खान, नवाब इस्माइल, मिस्टर जिन्ना, अब्दुल रब निश्तर जैसे लोग जो हैं ये मुस्लिम लीग को प्रेजेंट कर रहे थे। बोथ पार्टीज़ जो थी इस आइडिया को किसी भी तरह से एक्सेप्ट करने के लिए विलिंग नहीं थी। फिर उसके बाद इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई और उनके सामने जो मिशन रखा गया कैबिनेट मिशन प्लान वो कुछ इस तरह का है। जिसकी मेन चीज़ें जो हैं वो आपने ये बतानी है। एक तो ये कहा गया कि एक ऑल इंडिया कमीशन बनेगा और वो ऑल इंडिया कमीशन डिसाइड करेगा कि पूरे इस इंडिया को क्या मुस्लिम मेजॉरिटी के साथ जाना चाहिए या यूनाइटेड इंडिया रहना चाहिए। तो ये ऑल इंडिया कमीशन जो है इसको तो दोनों पार्टीज़ जो थी बोथ पार्टीज़ दे हैव रिजेक्टेड दिस आइडिया। तो इसकी रिजेक्शन के बाद फिर कांग्रेस, असल में कांग्रेस को ये फेयर था कि कमीशन जो है ये एग्री कर जाएगा पार्टीशन के ऊपर और मुस्लिम लीग को ये था कि ये हमारे आइडिया को रिजेक्ट कर देगा। फिर मिशन इस वजह से इसको प्रॉपर फेल कहा जाता है, ये बड़ी वजह थी इसके फेलियर की। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, मिशन ने अनाउंस किया, एक फ़ाइनल प्लान बनाया और उस फाइनल प्लान की बात जो है वो कुछ इस तरह से डिस्कस की कि इंडिया जो है इसको डिवाइड किया जाएगा इनटू 3 पार्ट्स और उसमें हिंदू मेजॉरिटी जो टेरिटरीज होंगी वो एक पार्ट बनेगा, वेस्टर्न मुस्लिम प्रोविंसेस बनाए जाएंगे, बंगाल और असम वगैरह, यानी इस तरह 2 स्मॉल यूनिट्स बनाए जाएंगे और एक लार्ज यूनिट बनाया जाएगा। जिन्ना ने इस डिसीजन को पहले तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन नेहरू जो है इसने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है
ये कह दिया कि जब ब्रिटिश चले जाएगा तो उसके बाद हम खुद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, जिसकी वजह से उसका जो समझ लें जो ओपिनियन थी, इस ओपिनियन ने बता दिया कि कांग्रेस जो है ये रिलक्टेंट है, ये किसी भी तरह से पार्टीशन की बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो इसके बाद जब ये स्टेटमेंट जिन्हों ने सुनी तो जिन्हों ने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया, और उनको ये डर था कि हिंदू जो है वो बाद में डोमिनेट करेगा और ब्रिटिश के जाने के बाद हमारी बात नहीं मानी जाएगी। सो पाकिस्तान का ड्रीम जो है ये बिल्कुल इनकम्प्लीट रहेगा। सो इस वजह से कैबिनेट मिशन प्लान जो है ये अनसक्सेसफुल था। ये 7 मार्क्स के लिए इसको बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, दैट इज़ डायरेक्ट एक्शन डे 1946, सेम ईयर ये बनाया गया। अब इसमें क्या था, एक तो बैकग्राउंड थोड़ा इस तरह से याद रखना है आपने कि कायदे आज़म जो है वो ये सॉलिडेरिटी शो करवाना चाहते थे, वो ये मैसेज देना चाहते थे कि जो ऑल मुस्लिम्स ऑफ इंडिया जो हैं दे आर सपोर्टिंग मुस्लिम लीग। तो उन्होंने मुस्लिम से ये अपील भी की कि आप ऐसा करें, हम एक डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट करते हैं, आप लोग सारे सड़कों पे निकलें, राइट्स करें, प्रोटेस्ट करें और ये शो करें, ब्रिटेन को ये शो करवाएं कि आर सपोर्ट जो है वो विद मुस्लिम लीग है एंड ऑल मुस्लिम जो है दे आर सपोर्टिंग मुस्लिम लीग। तो इसके ऊपर जो है ये डायरेक्ट एक्शन डे जो है ये सेलिब्रेट हुआ, और उसका ऑब्जेक्टिव जो था वो यही था कि प्रेशराइज़ किया जाए हिंदूज़ को भी और ब्रिटिश को भी ये बात समझाई जाए। अच्छा खैर, तो ये चीज़ जो थी ये इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। उसकी पीछे जो रीज़न थी वो आपने ये बतानी है कि एक तो इसके ऊपर ग्रेट कोलकाता किलिंग हुआ, यानी कि 4000 जो लोग थे ये देवर किल्ड। चूँकि ये 4 मार्क्स का है तो ये स्टोरी आपने अच्छी तरह से उसमें डेवलप करनी है कि जब ये लोग बाहर निकले तो कम्युनल वायलेंस करवाया गया फ्रॉम कांग्रेस, और हिंदू और मुस्लिम का फसाद शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हुई, जिसके मुकाबले में 4000 लोग जो थे ये मारे गए। इसका अनदर नेम भी आप कह सकते हैं, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है डिस्क्राइब करें व्हाट वाज ग्रेट कोलकाता किलिंग, या इसको डायरेक्ट एक्शन डे भी कहा जा सकता है। तो 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 मार्क्स का अनदर क्वेश्चन जो है वो है 3 जून प्लान 1947। तो इसमें क्या था, 3 जून प्लान जो है, अब इसके अकॉर्डिंग एक तो लॉर्ड चेंज हो चुका है, लॉर्ड माउंटबेटन है, और उसने जो है 1 जून 1948 को ये सारी जो उसको पावर्स मिली हैं। तो उसके बाद वो इंडिया जब पहुंचा तो उसने मुस्लिम लीग और कांग्रेस इन दोनों के सामने बैठ के जो है उनकी दोनों बातों जो है वो सुनने के बाद फिर ये डिसाइड किया कि इंडिया के 2 पार्ट्स बनेंगे, एक जो है वो पाकिस्तान बनेगा और दूसरा जो है ये इंडिया बनेगा। सो इसलिए इसको 3 जून प्लान या पार्टीशन प्लान भी कहा जाता है। इस प्लान के अकॉर्डिंग जो है ये डिवीजन जो है वो हुई। सो 3 जून 1947 को ये प्लान जो है इशू किया गया, और इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब अप्रूव कर दिया तो उसके बाद ये प्रॉपर एक प्लान बन गया। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, जो इसके सेलिएंट फीचर्स थे प्लान के, तो वो ये था कि मिड नाइट ऑफ 14 एंड 15 अगस्त को जो है ये पार्टीशन होगी, इंडिया डिवाइड हो जाएगा 2 डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है इसको ही एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बनाया जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव है या इंडिया है, दोनों साइड पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को ही चलाया जाएगा। और बाउंड्री कमीशन सेट की जाएगी और डीमार्केशन होगी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, और उस डीमार्केशन के अकॉर्डिंग जो है ये एरियाज जो है वो डिवाइड किए जाएंगे। बाकी जो फाइनेंशियल और मिलिट्री एसेट्स थे उनकी भी जो है वो डिवीजन होगी इंडिया और पाकिस्तान के अकॉर्डिंग। सिंध को कहा गया कि उसको राइट है, वो वोट कर सकता है, पाकिस्तान को जाना चाहता है तो वो जाए। देन उसके बाद NWFP जो है इसको भी एक रेफरेंडम दिया गया, इसका राइट दे दिया गया। बंगाल और पंजाब ऑलरेडी जो है मेजोरिटी में थे तो वो तो पाकिस्तान का पार्ट बन गए। बलूचिस्तान का फ्यूचर जो है उसको भी डिसाइड ये किया गया कि वो भी प्रॉपर एक रेफरेंडम के थ्रू सिस्टम अपना चला सकेंगे, जो फ्यूचर में उन्होंने भी थ्रू रेफरेंडम दे डिसाइडेड कि दे विल ज्वाइन पाकिस्तान। तो ये प्रॉपर जो प्लान था, इस प्लान को आपने इस एंगल से देखना है। देन इसमें 4 मार्क्स का एक और क्वेश्चन आ सकता होता है, वो है इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडिपेंडेंस एक्ट 15 जुलाई 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इस एक्ट को जो है ये पास कर लिया जाता है, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये था कि 2 डोमिनियन इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं, जिनमें एक इंडिया और पाकिस्तान जो है ये इस्टेब्लिश होंगे 15 अगस्त को। एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन ये भी रहती है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को था और इंडिया 15 अगस्त को, हालांकि पार्टीशन सेम थी। तो ये बात याद रखिएगा, 15 अगस्त को ही इसकी पार्टीशन हुई। मिस्टर जिन्ना ने ये फर्स्ट जो सेलिब्रेशन थी वो 14 अगस्त को ये मनाई थी, बाद में पाकिस्तान बनने के बाद। तो पार्टीशन 15 अगस्त को ही हुई थी। अच्छा, इसके बाद डोमिनियंस जो मिल गई उसके अकॉर्डिंग एक बिल या एक्ट जो है ये पास किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसको टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। इसी के अकॉर्डिंग ये जो एक्ट है उसमें डिसाइड किया गया कि जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता उस टाइम तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा इंडिया का और पाकिस्तान का। प्रिंसलेस स्टेट्स जो हैं उनको ये राइट दिया गया
कि वो अपनी जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। अगर वहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है एंड इफ़ दे वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान तो दे कैन ज्वाइन पाकिस्तान, और अगर उनमें जो मेजॉरिटी हिंदूज़ की है और वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपका जो है ये इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था। इसके साथ ये यूनिट कंप्लीट हो गया। ऑलमोस्ट सेक्शन 2 आपका जो है ये कंप्लीट है। इसमें छोटा सा पार्ट आपने ये भी करना है, अल्लामा इकबाल और चौधरी रहमत अली। ये यूनिट नंबर 10 के अंदर डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन क्वेश्चन उस पर 14 मार्क्स का आ सकता है कि अल्लामा इकबाल एंड चौधरी रहमत अली, इन दोनों में जो ज़्यादा सक्सेसफुल कौन थे। तो 3 पॉइंट्स मैं आपको अल्लामा इकबाल के बताऊंगा और 3 पॉइंट्स जो हैं ये हम डिस्कस करेंगे चौधरी रहमत अली के। अल्लामा इकबाल की अगर हम बात करें तो उनमें 1 पॉइंट आपने इलाहाबाद एड्रेस का देना है, दूसरा पॉइंट आपने उनकी पोइट्री का देना है, तीसरा पॉइंट आपने उनका ये देना है कि उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया थ्रू पॉलिटिक्स, क्योंकि वो लीग के प्रॉपर मेंबर थे और अपने पॉलिटिक्स से उन्होंने लीग के लोगों को जो है ये कन्विंस किया कि वो लीग को ज्वाइन करें। तो ये 3 पॉइंट्स जो है ये अल्लामा इकबाल के हैं। अगर हम आप बात करें चौधरी रहमत अली की, तो चौधरी रहमत अली के जो 3 पॉइंट्स हैं उसमें पॉइंट नंबर 1 उनका नो और नेवर पैम्फलेट है। देन उसके बाद उन्होंने जो RTCs अटेंड की वो, और थर्ड पॉइंट जो है वो उनका आपने बताना है कि उन्होंने पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट बनाई और मुस्लिम लीग के लोगों को जो है या मुस्लिम्स को जो है कन्विंस किया कि वो लीग को ज्वाइन करें। सो ये 3 पॉइंट्स इनके बनते हैं। अगर हम इवैल्यूएशन में आएँ तो इवैल्यूएशन के बाद हमने इस तरह से करनी है कि अल्लामा इकबाल जो है उनका वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके चौधरी रहमत अली हैं इन्होंने अल्लामा इकबाल के आइडिया को ही आगे जो है एग्जीक्यूट किया और उसके थ्रू इन्होंने सिस्टम चलाया। वैसे भी जब पार्टीशन हो गई थी तो उसके बाद चौधरी रहमत अली जो थे दे वर अगेंस्ट द पार्टीशन। जिस तरह से पार्टीशन हुई उनको ये आइडिया पसंद नहीं आया। इवन उन्होंने कायदे आज़म को, मिस्टर जिन्ना को भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया। कायदे आज़म को वो क्विज़लिंग आज़म कहते होते थे। फिर स्टेट ने यानी कि पाकिस्तान ने उनको यहाँ से विड्रॉ भी कर दिया, निकल भी गए वो यहाँ से। कैम्ब्रिज के स्टूडेंट थे, वहीं उनकी डेथ हुई और आज भी उनकी डेड बॉडी जो है वो वहीं पे है। तो वो तो पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के अगेंस्ट थे, वो इस तरह का पाकिस्तान जो है वो नहीं चाहते। आपका यूनिट नंबर 9 जो है ये कंप्लीट और 10 भी कंप्लीट हो गया। तो सेक्शन 2 के लिए आपको मैं अगेन रिकमेंड करूंगा कि आप इसकी टाइमलाइन बनाएं और उस टाइमलाइन को जो है फॉलो करें और उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आप लोग जो है इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 3 को। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।